हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल एवरीवन। माय नेम इज मोहम्मद आसिम। हम लोग आज चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी हमारी जो है वो अब आ गई है गांधी जी के इमरजेंस तक, यानी कि आज के चैप्टर में हम लोग गांधी जी का इमरजेंस होते हुए देखेंगे। इस चैप्टर को मैं एक्चुअली आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहला वाला पार्ट हम लोग देखेंगे कि भाई क्यों रिसर्जेंस वापस से क्यों हुआ नेशनलिज्म का इस दौर में, यानी कि जब हम लोग 1919 के दौर से पढ़ना शुरू करेंगे, वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद क्यों फिर से हमें देखने को मिलता है कि वाई देयर वाज अ नेशनलिस्ट रिसर्जेंस अगेन, ये पढ़ेंगे हम लोग। और साथ में हम लोग जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट आया था या रिफॉर्म्स जो थे उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या बोला गया था। देन गांधी जी की एंट्री करवा देंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो डिटेल पोर्शन है, नॉन कोऑपरेशन एंड ऑल दीज पोर्शन, उसके फर्दर वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार रिकॉल करते हैं क्या पढ़ा था हम लोग ने। इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम सेशन से ले लीजिएगा एज ऑलवेज, ठीक है। यहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले चीज तो ये कि आज हम लोग जो तीन चीजें पढ़ने वाले हैं वो ये वाला पार्ट रहेगा, व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ, ये क्यों रिसर्जेंस दोबारा क्यों हुआ, किस बारे में बात हो रही है देखेंगे। देन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके क्या मेन फीचर्स थे, एंड देन व्हाट वाज द ड्रॉबैक। और इस मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को लेकर कांग्रेस का यहाँ पर क्या रिएक्शन था, एक छोटा सा पॉइंट होगा वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद गांधी जी के बारे में, गांधी जी की एंट्री करवा देंगे, गांधी जी की बेसिक जो अर्ली करियर था और किस हिसाब से साउथ अफ्रीका में वो अपना यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है सत्याग्रह का वो चला रहे थे, है ना। उनका क्या एक्सपेरिमेंट था साउथ अफ्रीका में उसको देखेंगे। एंड देन फाइनली वी विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज सत्याग्रह, एंड उसके बाद हमारी क्लास आज की यहीं रुक जाएगी। तो ये पहले तीन पार्ट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इसका नेक्स्ट तीन पार्ट्स होगा, गांधी जी इन इंडिया, है ना, इनके जो चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, राइट, फिर उसके बाद इनके जो गेन्स हुए थे इन जगहों पे उनका क्या इंपैक्ट रहा, रोलट सत्याग्रह, हम लोग फिर जलियांवाला बाग को देखेंगे, हंटर कमीशन आया, इस हिसाब से ये पूरा चैप्टर यहां पर चलेगा। चलिए तो अभी हम लोग आज इस पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और आइए यहां पर इसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर समझ लेते हैं पहले हम लोग के क्या चीजें कैसे चल रही थी। चलिए देखिए दोस्तों, कहानी को हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, है ना, और कहानी आज कहां पर पहुंच चुकी है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए 1905 की बात हम लोग कर रहे थे। यहां से एक्सट्रीमिस्ट का वो दौर शुरू होता है। यहां पर हमने देखा था कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, राइट। यहां पर क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और इसी का आउटकम था कि स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई, राइट। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत कर दी गई। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो यहां पर एक्सट्रीमिस्ट थे जो इस दौर को चला रहे थे, है ना, 1905 के बाद आप देखोगे कि एक्सट्रीमिस्ट हैं जो इस पर्टिकुलर फेज में डोमिनेट करते हैं और मॉडरेट जो है वो थोड़े बैक सीट पे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बड़ा डिस्प्यूट ये हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, एक बड़ा डिस्प्यूट यहां पर ये हो जाता है कि भाई किस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है ना। मॉडरेट्स कह रहे थे कि बंगाल के बाहर इसको मत ले जाइए, है ना, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसको पैन इंडिया बनाया जाए। तो हुआ क्या, ये डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि 1907 में हमने देखा कि भाई यहां पर क्या सूरत स्प्लिट हो जाता है ना। सूरत स्प्लिट नाम की चीज होती है जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो जाते हैं और इसके बाद मॉडरेट्स थोड़ा ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं, राइट। अंग्रेज उनको थोड़ा सा यहां पर सपोर्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें चल रही थी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है बाद में ये थोड़ा दोनों को समझ में आता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को, कि भाई हमको साथ आना जरूरी है। और ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा कि एनी बेसेंट भी दिलवाती है, राइट। एनी बेसेंट का यहां पर रोल जो है वो आता है, एनी बेसेंट, है ना। हमने उनका नाम लास्ट वाले क्लास में देखा था और इसके अलावा हमने यहां पर बाल गंगाधर तिलक, हमने इनके बारे में भी यहां पर डिस्कस किया था, कैसे इन दोनों लोगों ने अपने होम रूल की स्टार्ट करा, होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट की यहां पर शुरुआत कर दी थी। और कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिशें थी कि भाई अगर भाई पहले तो ये कह रहे थे होम रूल हम खुद चलाएंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, होम रूल का मतलब क्या था, होम रूल का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, हम लोग खुद ही यहां पर ये होम रूल शुरू कर देंगे, राइट। लेकिन उनको बाद में समझ में आया क्योंकि अगर हमको ये मूवमेंट सक्सेसफुल करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमको ये एक्सट्रीमिस्ट और जो आपके मॉडरेट्स हैं इनका सपोर्ट मिलना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जोड़ने का भी यहाँ पर एक इन्होंने जिम्मेदारी ली। एंड फाइनली यू विल फाइंड कि भाई 1916 में ये चीज होते हुए मिली जब लखनऊ पैक्ट हम लोग ने देखा था कि हुआ था, है ना। लखनऊ पैक्ट हमने देखा कि हो गया था, उससे पहले मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना कहीं मिल चुके थे, आके वापस आ गए थे। एंड देन हमने यहां पर देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये कहीं ना कहीं फॉर्म होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम लीग, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये एक ही जगह आ गए थे और ये अपनी ज्वाइंट डिमांड्स को पुट फोर्थ करने लग गए थे, है ना। इनकी ज्वाइंट डिमांड्स यहां पर पुट फोर्थ होने लगी। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि जब इस तरह की बातें हुई एंड देन फाइनली हमने देखा था कि 1917 में क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एंड दैट वाज मॉन्टेग, या उसको हम लोग मॉन्टफोर्ड डिक्लेरेशन बोलते हैं,
यानी कि कुछ ऐसा डिक्लेरेशन आया कि जहां पर उन्होंने बोलना शुरू किया, ठीक है हम लोग तुम्हें ना कुछ टाइप का यहां पर इंडिपेंडेंस या फिर कुछ टाइप की ऑटोनॉमी आपको दे देंगे, लेकिन ये बात क्लियर कर दी गई थी कि भाई मतलब क्लियर क्या, ये बात कहीं नहीं लिखी गई थी कि आपको फुल्ली पूरा ऑटोनॉमस कर देंगे, ये कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा गया था। तो 1917 में इस तरह का जो सिचुएशन डेवलप हुआ था, जिसकी वजह से एनी बेसेंट एंड तिलक जी ये सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया है कि आपको जो होम रूल की डिमांड कर रहे हो हम थोड़ा दे देंगे आपको, भैया थोड़ा शांत रहो। तो नाउ दे वर कंफ्यूज, एनी बेसेंट वाज कंफ्यूज कि करें क्या हम उसको उसी एग्रेशन से आगे बढ़ाएं मूवमेंट को। तो उसको डर था कि ऐसा ना हो कि एग्रेशन वही रखा तो अंग्रेज नाराज हो जाएं, और ये जो कुछ मॉन्टफोर्ट डिक्लेरेशन जो किया है, कुछ जो प्रोमिसेस किए हैं अंग्रेजों ने वो हमको मिलेंगे, तो वो ऐसा ना हो ना मिले। और तिलक जी वाज नॉट इन द कंट्री, तो जो लीडरशिप यहां पर एनी बेसेंट जी प्रोवाइड करनी चाहिए थी तिलक जी के एब्सेंस में, उनके होम रूल को वो प्रोवाइड नहीं हो पाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो है ये कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाता है, ये जो इनका होम रूल मूवमेंट है वो फेड आउट हो जाता है। तो आज जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि बेसिकली ये तो कहानी यहां तक आ गई थी, और फिर उसके बाद हम यहां पर देखेंगे 1918 1919 वर्ल्ड वॉर जो है वो यहां पर एंड हो जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर एंड हो गई, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर एंड होती है तो अब वर्ल्ड वॉर के बाद कहानी यही है कि भाई हमने देखा था कि इस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देयर वर मॉडरेट्स, है ना, देयर वर मॉडरेट्स थे, देयर वाज एक्सट्रीमिस्ट, है ना, और साथ में इस फेज में आपको रिवॉल्यूशनरीज भी दिख रहे थे। रिवॉल्यूशनरीज, भाई एक्सट्रीमिस्ट का फेज गया 1909 में, थोड़ा ये डाइल्यूट हुए, तो रिवॉल्यूशनरीज तो थे ही, जो यूथ एकदम तऊ आ चुका था कि हमको एकदम हमला करना है, काट डालना है, फाड़ डालना है, सब कुछ करना है एकदम। तो बेसिकली ये लोग तो प्रो ब्रिटिश थे, ये लोग प्रो ब्रिटिश थे, है ना, ये भी प्रो ब्रिटिश थे, ये भी प्रो ब्रिटिश थे। बट द पॉइंट वाज कि ये लोग अभी प्रो ब्रिटिश नहीं थे, ये लोग प्रो ब्रिटिश नहीं थे। तो यहां पर हुआ क्या कि ये लोग जो यहां पर प्रो ब्रिटिश थे, ये प्रो ब्रिटिश थे, तो अल्टीमेटली वाई, क्योंकि इनको ये होप था कि यार वॉर के बाद हमें ना कुछ कंसेशंस मिल जाएंगे। इनको लग रहा था कि ठीक है, अंग्रेजों को लगेगा कि यार ये लोग ना हमें इतना साथ दिए हैं, हमारा वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दिए हैं, तो चलो उनको आजाद कर दो, है ना। एक्सट्रीमिस्ट को लग रहा था कि भाई ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजों को लगे कि भाई हमारा ऑब्लिगेशन है अब, कि इन्होंने हमें इतने मुश्किल समय पे साथ दिया हमारा, तो नाउ इट इज आवर ऑब्लिगेशन कि इनको आजाद कर देना चाहिए। तो इनकी ये थ्योरीज थी, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, 1919 जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि जब भारत के लोगों को या लीडर्स को वो चीज नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि फिर से रिजरेक्शन जो है वो नेशनलिज्म का होता है। तो आई होप आप समझ पाए होगे यहां पर ये चैप्टर का जो पहला पोर्शन है ना, ये पहला पोर्शन है, आप समझ गए होगे ये जो पोर्शन है, ये जो आपको बताना चाह रहा था कि व्हाई नेशनलिस्ट रिजर्जेंस क्यों दोबारा हुआ, बिकॉज जो प्रोमिसेस उनको लग रहे थे कि फुलफिल हमारे होंगे अब वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, वो नहीं हो रहे थे। यही आपको देखेगा पोस्ट वॉर, देखो एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर कोऑपरेशन इन द वॉर, वो फुलफिल नहीं हुआ। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप्स, अब वॉर में इतना ज्यादा खर्चा हुआ, इतना ज्यादा लोगों की हालत खराब हो गई, है ना, चाहे इंडस्ट्री वर्कर्स हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, सब जगह कुछ ना कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप्स हमको देखने को मिलती हैं, एंड दैट इज व्हाई लोग परेशान थे, और वॉर में किसी भी तरह से हम देखेंगे कि कोई फायदा जो है भारत के लोगों को नहीं था। इनफैक्ट उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई थी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत ज्यादा थी, एंड हेंस उन्होंने इस चीज का रिएक्शन किया कि तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना। देन उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स, जो उनको उम्मीदें थी कि जो वॉर के बाद हमको पॉलिटिकली गेन्स मिलेंगे, हमें कुछ कुछ राइट्स यहां पर मिल जाएंगे, वो नहीं मिले। ठीक है, देन नेशनलिस्ट डिसइल्यूजनमेंट विद द इंपीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें आप देखोगे ब्रिटेन एक तरफ, जर्मनी एक तरफ लड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के जो पोल है वो खोल रहे हैं एक दूसरे की, है ना, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपोजर हुआ, तो जो नेशनलिस्ट के अंदर जो अभी तक डिसइल्यूजनमेंट था ना, इल्यूजन था उनके अंदर कि यार अरे भैया सुपीरियर है ना, ये जो अंग्रेज है ये बहुत सुपीरियर है, ये यूरोप, ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग सुपीरियर है, ये मिथ बर्स्ट हो गया, ये डिसइल्यूजनमेंट हो गया ना, नेशनलिस्ट का डिसइल्यूजनमेंट हुआ, जिस प्रकार से इंपीरियलिज्म का वर्ल्ड वाइड एक्सपोज हो गया ये लोग वर्ल्ड वॉर की वजह से। एंड देन इंपैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि भाई वहां पर वर्कर्स थे और उन्होंने जार का तख्ता पलट कर दिया था, है ना। लेनिन की पार्टी थी, बोल्शेविक्स थे जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया था, है ना, एक पार्टी थी बोल्शेविक्स करके, ठीक है, उन्होंने, जिसको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट किया, किसका, जो राजा था जिसको जार कहा जाता है, ठीक है, उसका तख्ता पलट कर दिया। तो बेसिकली एवरीथिंग वाज टू कम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, है ना। वहां पर सोशलिज्म आ रहा था, तो हर चीज सोसाइटी के हाथ में आएगा एज अ होल, यानी कि कोई रूल नहीं करेगा। तो वो चीज यहां पर उनको लगा कि यार अगर हम लोग भी ऐसा करें, हम लोग मास को अक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि यहां पर जो तख्ता पलट हुआ है रशियन रिवॉल्यूशन में, वो मासेस की वजह से हुआ है, तो हम मासेस पे बिलीव रखें, ये बात लोगों को समझ में आई, एंड दैट इज व्हाई ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस देखने को मिलता है। आई होप द पहला वाला पॉइंट आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार चाहिए तो उसको आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन मेंशन इट। वैसे तो मैंने आपको उसको बता ही दिया, बट स्टिल चलिए एक बार नोट्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात यही है कि व्हाई नेशनलिस्ट
वाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस, वाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको अगर समझते हैं, समझते क्या है, समझ तो लिया है, एक बार हम लोग उसको लिख लेते हैं तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। पहला पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक हार्डशिप्स। इकोनॉमिक हार्डशिप्स, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्या हुआ? इंक्रीज्ड। इकोनॉमिक हार्डशिप जो है और ज्यादा बढ़ गई। जो प्रॉब्लम थी पहले से चली रही थी, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इकोनॉमिक हार्डशिप और ज्यादा इंक्रीज हो गई। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। एंड इसमें जो भी यहां पर तबके के लोग थे, एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री के वर्कर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री के वर्कर्स हो, या फिर वो पीजेंट्स हो, कोई भी सेक्शन हो एटसेट्रा, कोई भी सेक्शन हो, वो सब लोग यहां पर बुरी तरह इंपैक्टेड थे। यहां पर क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, जो होप्स थी कि हमको आफ्टर वर्ल्ड वॉर जो हमें राइट्स मिलेंगे, जो हमें पॉलिटिकल गेन्स होंगे, वो यहां पर फेड आउट होगा, यानी कि वो चीज उनको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस जो थी उस पर खरा नहीं उतरा गया। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, या फिर ऐसे लिख दीजिए, इंडियंस disappointed. Why disappointed Indians? Because expectations not met. Expectations of Indians not met. क्या expectations थी इनकी? क्या expectations थी? Political gains, some political gains, बट गॉट नन, पर कुछ नहीं मिला। यह भी एक रीजन था कि क्यों लोगों ने यहां पर तख्ता या नेशनल वापस से रिसर्जेंस करना शुरू किया। सी पॉइंट, सिंपल एक पॉइंट लिखिएगा आप, एक पॉइंट लिखिएगा कि नेशनलिस्ट या फिर ऐसे लिख लीजिए, वर्ल्ड वॉर वन एक्सपोज्ड the myth of Western powers. Expose the myth that Western powers, या ऐसे लिख लीजिए, वर्ल्ड वॉर वन एक्सपोज्ड किसको? वेस्टर्न पावर्स को। वेस्टर्न पावर्स को एक्सपोज कर दिया गया। एंड इंपॉर्टेंटली क्या हुआ? मिथ्स दैट वेस्टर्न पावर्स आर सुपीरियर, ये क्या हुआ? मिथ बर्स्ट हो गई, मिथ बर्स्ट। क्लियर? ठीक है। डी पॉइंट, इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। और मैंने आपको उसमें बताया कि रशियन रिवॉल्यूशन मतलब यहां पर क्या क्या हुआ था भाई? एक तरफ थे बोल्शेविक्स और एक तरफ था जार। इनका यहां पर क्या होता है? तख्ता पलट होता है। तो बेसिकली यहां पर ये जो मूवमेंट हुआ, ये मास मूवमेंट था, इंपैक्ट था ये एक तरह से मास मूवमेंट का। मतलब इस मूवमेंट से क्या आया? सोशलिज्म की बात हुई कि सोशलिज्म आ जाएगा, सोसाइटी में सब लोग एज अ होल प्रॉपर्टी को ओन करेंगे। तो ये कुछ यहां पर जो हो रहा था उसमें मास पार्टिसिपेशन बहुत था। मास पार्टिसिपेशन ने क्या बताया कि मास की पावर क्या है, मास क्या क्या कर सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस हुआ। क्लियर हो गया? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई क्यों वापस से रिसर्जेंस शुरू होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसको भी समझ लीजिएगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी देखने को मिलता है, दोनों का नाम मिला देते हैं। इसको ना बहुत अच्छे समझ लीजिएगा क्या चीज है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली, इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा।
देखो यहां पर सेंटर पे क्या था, सेंटर पे क्या था वो समझना है, और प्रोविंसेस पे क्या चल रहा था वो समझना है, प्रोविंसेस, ठीक है, दोनों चीजें देखनी है ना। यहां पर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या हुआ, ठीक है, ये बेसिक तो आपको पता ही होगा कि मॉन्टेग कौन था एंड चेम्सफोर्ड कौन थे, है ना, ये तो बेसिक आइडिया आपको है, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको नहीं होगा उसको कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा, कोई ना कोई स्टूडेंट डेफिनेटली आंसर कर देगा। चलिए तो अब बात करते हैं कि सेंटर और प्रोविंसेस की। देखो पहले मैं आपको बताता हूं सेंटर पे क्या चल रहा था, देखिएगा समझिएगा इस बात को। देखो सेंटर पे क्या कहा गया कि यहां पर क्या होगा, देखो इंडिया है, इंडिया में आपको पता है कि भाई क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और कुछ प्रोविंसेस में कंट्री बटा हुआ था, तो एक तो सेंट्रल सिस्टम क्या था और प्रोविंसेस में सिस्टम क्या था, यानी कि आज की तारीख से देखें तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट में क्या सिस्टम चल रहा था, और प्रोविंसेस यानी कि जो आज स्टेट्स हैं वहां पर कैसे सिस्टम चल रहा था, कौन हेड कर रहा है ना, क्या वहां पर सिस्टम चल रहा है, ये सब समझते हैं। देखिए सेंटर में यहां पर देखिएगा क्या था, सबसे ऊपर कौन है, वाइसरॉय, सबसे ऊपर कौन है, वाइसरॉय। वाइसरॉय के नीचे आप देखोगे तो वाइसरॉय का नीचे उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है ना, इट वाज एज सिंपल, हम लोग उसको बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यू विल फाइंड 8 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, इसमें से आप देखोगे, इसमें से आप देखोगे आउट ऑफ विच 3 आर इंडियंस, 3 जो है वो इंडियन होंगे, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ऐसे याद कर लेना 3/8, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 8 मेंबर हैं वाइसरॉय के उसमें से 3 इंडियन होंगे, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, यानी कि वो बॉडी जो लॉ लेजिस्लेट करेगी, तो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात अगर करेंगे हम लोग, सेंटर के लेवल पे बाई कैमरलिज्म आ गया था, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या हो गया, बाई कैमरलिज्म यानी कि 2 हाउसेस जो आज चलते हैं, यानी कि क्या हो गया, एक हो गया आपका लोअर हाउस, एक हो गया आपका लोअर हाउस, एक हो गया आपका अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस में यू विल फाइंड 16 मेंबर्स थे, लोअर हाउस में यू विल फाइंड आपके स्पेक्ट्रम में 145 दिए हैं, कहीं 141 मिलेगा, कहीं 140 मिलेगा, हो सकता हो अलग अलग एडिशन ऑफ स्पेक्ट्रम में अलग अलग नंबर्स हो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है, इतना नहीं जाना है उसमें, ये आपको समझ में आ गया। ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है, दोनों का एक्शन काम वही होगा जो आज आप देखते हो, वैसे ही काम कर रहे थे उस वक्त भी, बाई कैमरलिज्म आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इसका, ठीक है। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर सेंटर लेवल पे यू विल फाइंड कि भाई यहां पर सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा था, एक सेंट्रल सब्जेक्ट और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट या फिर स्टेट सब्जेक्ट, जैसा कि आज भी होता है, जैसा कि आज भी होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट सारे जो सेंट्रल के लेवल सारे उसके लॉस को देखेंगे, सेंट्रल लेवल पे ही काम हो गया था, समझते रहिएगा इस चीज को। एक तो ये हो गया, इसके अलावा अभी तक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन में था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो बॉडी थी, इसकी जो सैलरी है, अब उसकी सैलरी ब्रिटिश एक्सचेकर ही देगा, इसकी सैलरी अब इंडिया क्यों दे, ये बात यहां पर आ गई, इसका मतलब ऐसा कुछ सिस्टम आ गया, लगे कि भाई यही आदमी है जो रूल कर रहा है अब भारत में, वाइसरॉय सिस्टम समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यही कुछ पॉइंटर्स आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। प्रोविंसेस की बात करेंगे अगर हम लोग, प्रोविंसेस के अंदर जो हेड है वो है गवर्नर, और यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर भी क्या होगा, सेम, यू विल हैव एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ गवर्नर एंड यू विल हैव अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे आज भी आप देखते हो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरी बात यहां पर क्या, एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस डायरार्की आ गई थी, डायरार्की, डायरार्की, आर्क, टू विंग्स, डायरार्की at the provinces also. So diarchy was introduced at the provinces also. ये बात ध्यान रखिएगा। Now एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव में एंड लेजिस्लेटिव, इन दोनों के अंदर यहां पर क्या क्या चीजें थी, इनको समझ लेते हैं। देखो एग्जीक्यूटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर की बात करेंगे तो यहां पर जो गवर्नमेंट थी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि
एग्जीक्यूटिव वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये लोग इसको अकाउंटेबल नहीं थे, इनको जो करना है ये वो कर लेंगे, ये लोग बस कुछ कुछ बातें बोल सकते थे, थोड़ी बहुत बातें बोल देंगे, है ना, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, लेकिन बजट है, अब बजट को सिंपली 75% ऑफ द बजट वॉज मतलब उस पर ये वोट कर ही नहीं सकते थे। 75% ऑफ द बजट, 75% ऑफ बजट नॉट वोटेबल, वोट ही नहीं हो सकता उस पर, तो कैसी पावर दी गई है इनको? 75% बजट आप वोट ही नहीं कर सकते, इनके पास सब बात सब चीजों का वीटो है, ये कुछ भी बदल सकते हैं। ये कहानी यहां चल रही है, ठीक है। यहां पर गवर्नर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड डायरेक्टरी आ गई। अब डायरेक्टरी मतलब क्या? एक तो क्या यहां पर दो चीजें हो गई, एक आपको देखने को मिलेगा यहां पर हो गए कुछ काउंसलर्स, यहां पर हो गए मिनिस्टर्स, ठीक है। एक्चुअली आप देखोगे कि इन मिनिस्टर्स को भी आप यहां लिख सकते हो, जो लेजिस्लेटिव बॉडी में लोग थे उनमें से कुछ लोगों को यहां पर मिनिस्टर्स नॉमिनेट किया गया था, भेजा गया था। इस लेजिस्लेचर से कुछ लोग इस एग्जीक्यूटिव में आते थे, इस गवर्नर का जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है उससे कुछ लोग यहां भेजे जाते थे, ठीक है। आइए एक बार क्या काम करते हैं, इसके पूरे थ्योरी को यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसकी थ्योरी पे आता हूं जो मॉन्टेग की दी है, मेन फीचर्स। देखिए मेन फीचर्स में हम लोग पहले सेंट्रल को देख लेते हैं, फिर हम लोग यहां पर प्रोविंसेस को देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला पॉइंट, स्टिल विदाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी नहीं ली जा रही थी, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज, चलिए देखें यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई है। देखते हैं एग्जीक्यूटिव को लेकर हमने जो जो बातें लिखी हैं वो हमें देखने को मिल रही है कि नहीं। एग्जीक्यूटिव एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या बातें मेंशन करी हैं। देखिएगा एग्जीक्यूटिव को लेकर हमने क्या क्या बातें मेंशन करी है, ये देखिए यहां पर, ये है एग्जीक्यूटिव। हम लोग सेंटर की एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करने जा रहे हैं पहले, आइए जरा, आइए देखते हैं एग्जीक्यूटिव तो क्या है। सही है, ये सेंटर है ना, नहीं ये है एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जनरल एज चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हमने देख लिया, वाइस रॉय हो गया। टू लिस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट, बता दिया मैंने आपको। वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन मेंबर्स होंगे, टोटल 8 थे, उसमें से 3 होंगे। गवर्नर जनरल रिटेन कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट्स, अब रिजर्व सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मिलेंगे, इस जगह पे मिलेंगे, यू विल फाइंड द रिजर्व सब्जेक्ट्स हियर। देखना अभी यहां पर देखो, हियर यू विल फाइंड, यहां पर क्या सिस्टम चल रहा है, यहां पर सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया। कैसे? यहां सब्जेक्ट डिवाइडेड है, कैसे? एक हो गया आपके रिजर्व्ड, इस पे सारा कंट्रोल गवर्नर का है, ठीक है। और एक आपको मिलेगा यहां पर दूसरा ट्रांसफर्ड, इस पे रोल जो है इन मिनिस्टर्स का, यहां पर इन लोगों का हो गया, मिनिस्टर्स का हो गया बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, दिस, ठीक है। तो गवर्नर जनरल रिटेन कंट्रोल ओवर रिजर्व सब्जेक्ट्स पे यहां पर जो है कंट्रोल किसका है, गवर्नर जनरल का है, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल पावर की बात करेंगे, रिस्टोरिंग कट्स इन ग्रांट्स, सर्टिफाइंग बिल्स, इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, मतलब कुल मिला के वाइसरॉय यानी कि प्रेसिडेंट की तरह हो गया, वो जो चाहे वो मर्जी यहां पर कर सकता है। ये तो एग्जांपल दे दिया कि गवर्नर जनरल की पावर थी कि कोई मान लो ग्रांट है उसको कट कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है उसको, भाई ये कट हो गई है इसको दोबारा कर दो, है ना। वो कुछ बिल्स को सर्टिफाई कर सकता है कि ठीक है, भले ही यहां पर लेजिस्लेचर उसको मना कर रहा है, वो वीटो कर देगा, वो बिल सर्टिफाई कर देगा कि बिल ये सही है यहां पर, है ना। ये इसका सिस्टम चल रहा था यहां पर। तो ये तो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करेंगे इसी के लेजिस्लेचर की, ठीक है। मैंने बताया आपको लेजिस्लेचर, चलिए एक बार देख लेते हैं मैंने क्या लिखाया हुआ है और यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं इस लेजिस्लेचर की, बाइकैमरलिज्म आ गया था, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड ऑल दीज थिंग्स यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए जरा, है ना सिंपल, लगता है कि टफ है लेकिन है बहुत सिंपल। देखिए जरा, बाइकैमरल अरेंजमेंट हो गया, हाँ हो गया। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक बात है। एक आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो गया, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जैसी सिचुएशन हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर्स थे, मैंने कहा ना, एक कहीं आपको 145 मिलेगा, कहीं आपको 141 मिलेगा, कहीं 140 मिलेगा, एक तो ये हो गए, जिसमें से आप देखो 41 नॉमिनेटेड हैं और 104 इलेक्टेड थे। बहुत नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस, वहां पर देखो 60 मेंबर हैं, 26 नॉमिनेटेड हैं और 34 इलेक्टेड हैं, जो सेंटर पे चल रहा है हिसाब किताब। टेन्योर और देख लो, ये मैंने नहीं बताया आपको, टेन्योर देखोगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का टेन्योर 5 साल हो गया, 5 साल। और अगेन ये वही चीज है कि ये रोटेशन में थे, है ना, रोटेशन में है, इट्स नॉट अ हाउस जो कि डिसॉल्व हो जाएगा।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 3 साल इसका टाइम पीरियड था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको भी आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, इसको आप चाहो तो मेंशन कर लीजिए यहां पर, है ना, इन इसी नोट्स में यहां पर लिख लीजिए, आप लोग यहीं पर मेंशन कर लीजिए। इसका टेन्योर 3 इयर्स, 3 इयर्स, इसका टेन्योर 5 इयर्स, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आइए, चलिए आगे आ जाइए। ऑल राइट, नेक्स्ट लेजिस्लेटर पावर्स। अब ये जो लेजिस्लेचर है उनकी पावर क्या थी? आस्किंग क्वेश्चंस, मैंने कहा थोड़े बहुत सवाल कर देंगे, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया, एडजर्नमेंट मोशन को पास कर दिया, है ना, वोटिंग ऑन पार्ट ऑफ बजट, लेकिन बजट जो है वो खाली वो 75% ऑफ द बजट वाज नॉट वोटेबल, ये मैंने आपको बता दिया। ये हो गया लेजिस्लेचर पावर्स, यानी कि सेंट्रल की बात हम लोग कर रहे थे अभी तक, दिस वाज द सेंट्रल। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रोविंसेस में क्या चल रहा था। प्रोविंसेस, आप एक किताब में पहले प्रोविंसेस दिया है, फिर सेंट्रल दिया है। मैं भी आपको पहले मैंने आपको पर सेंट्रल पढ़ाया, अब मैं प्रोविंसेस पढ़ा रहा हूं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट, और स्टेट में भी डायरार्की यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी गई। स्टेट में भी डायरार्की, 2 आर्क्स, एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे फिर लेजिस्लेटिव की। आइए, डायरार्की आ गई, इंट्रोड्यूस फॉर एग्जीक्यूटिव एट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरार्की, रूल ऑफ 2, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स। तो डायरार्की एट द स्टेट लेवल, जहां पर एग्जीक्यूटिव के 2 ब्रांचेस, 2 आर्क्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक कौन है? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, और एक कौन है? पॉपुलर मिनिस्टर्स। ये देखो मैं आपको यहां बता रहा था, ठीक है। ये आप देखोगे एग्जीक्यूटिव के डायरार्की आ गई। डायरार्की मतलब 2 ब्रांचेस, एक ये और एक ये, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स, ठीक है ना, ये चीज हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है, और क्या बोला गया है। देन गवर्नर जो है वो हाईएस्ट बॉडी हो गया, गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा इन द प्रोविंस। मैंने आपको बताया गवर्नर, उसके 2 विंग्स, ठीक है। सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, कैसे? एक हो गया आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक हो गया आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स यानी कि इंपॉर्टेंट वंस, फाइनेंस हो गया, ऑल दीज, है ना, वो आप देखोगे तो रिजर्व सब्जेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो रिजर्व सब्जेक्ट्स, फाइनेंस हो गया, एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट वंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मेंटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, जस्ट अ मिनट, लेट मी, यस, लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा देखोगे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, ये सब आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स है। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एक्साइज, ये सब आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे आ गए। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्टर्स, जो कि नॉमिनेटेड हैं फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। तो बेसिकली ये जो मैं आपको बोल रहा था, यहां पर इस चीज को समझ लीजिए, यही बात यहां पर बोली थी मैंने कि भाई ये मिनिस्टर्स है, ये कैसे यहां पर आ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव में 2 ब्रांचेस आ गई, काउंसलर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं। ये कैसे आ रहे हैं? इस पर्टिकुलर इलेक्टेड वन से, ये जो यहां पर इलेक्टेड वाले लोग हैं, इनसे कुछ लोग यहां पर क्या हो रहे हैं, निकल के यहां पर नॉमिनेट किए जा रहे हैं। ये इसी में से कुछ लोग नॉमिनेट जो है वो यहां पर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद आते हैं, और क्या है, और क्या है जरा देखते हैं। तो ये तो पूरा हो गया, और अब एग्जीक्यूटिव की और बातें करते हैं। तो मिनिस्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर व्हाइल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स नॉट। तो इसका मतलब अगेन आइए इस बात को फिर यहां पर समझ लेते हैं। क्या मतलब है कि भाई हम लोग देख रहे थे कि यहां पर सेंटर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेजिस्लेट ये बिल्कुल भी इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर यहां पर देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दिस बॉडी, बट ये जो मिनिस्टर्स हैं जो यहीं से इलेक्ट होके जो यहीं से नॉमिनेट होके आ रहे हैं, अरे सीधी बात है ना, इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना इनको, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इनको, बट एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दिस लेजिस्लेचर, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, मूविंग ऑन। और क्या पॉइंटर्स, एक एक करके सारे पॉइंटर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। गवर्नर कभी भी कैन टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर। आज का जो आर्टिकल 356 है, कुछ उस प्रकार की चीजें हो गई है ना, कि भाई अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है तो गवर्नर अपने हाथ में चीजें ले लेगा, मतलब आज तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, कुछ वैसे ही। तो आपको ना कभी कहीं समझ में आए तो यू कैन गो विद लॉजिक ऑल्सो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। स्कोप फॉर, अब भाई जाहिर सी बात है ना, कहीं अगर लग रहा है कि सिचुएशन इज गॉन आउट ऑफ हैंड तो वहां गवर्नर पावर हाथ में ले लेगा, ठीक है। स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बैठा हुआ है अंग्रेज ब्रिटिश में, तो स्कोप फॉर इंटरफेरेंस वहां पर था बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड गवर्नर जनरल इन रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में ये लोग इंटरफेयर कर सकता था, कौन 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 कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। लिमिटेड इंटरफेरेंस इन ट्रांसफर सब्जेक्ट, लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में इनका इंटरफेरेंस बड़ा ही लिमिटेड था, ठीक है। ये बात यहां पर हो गई एग्जीक्यूटिव की। अब आते हैं हम लोग प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर के बारे में। आइए,
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स काउंसिल्स एक्सपैंडेड विद 70% ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि इस वाले जो बॉडी की बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पर इस वाली बॉडी की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखोगे जितने भी लोग थे वो 70% इलेक्टेड थे, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में 70 लोग इलेक्टेड होंगे, और उन्हीं इलेक्टेड में से कुछ लोग जो नॉमिनेट करके यहां पर भेजे जाते थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आगे समझ लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट सिस्टम स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, क्लास कम्युनल सिस्टम को कम्युनल सेपरेशन होने लगे। वुमेन ग्रांटेड वोटिंग राइट्स, ये बात ध्यान रखिएगा, वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए गए। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एक ऐसा नहीं था कि बिल्कुल यूनिवर्सल सबको दे दिए गए, वो भी नहीं था। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड प्रपोज लॉज। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर सकती हैं, अरे भैया स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेंगी, ज्यादा कुछ लॉज प्रपोज कर दिए, है ना। लेकिन जो आज होता है भाई, आज स्टेट्स के अंदर क्या सिस्टम है भाई, स्टेट्स हैं तो स्टेट्स के अंदर आपको पता है कि भाई एक तो आपका वही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं और आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, राइट, यही होता है ना। तो लेजिस्लेटिव यहाँ पर गवर्नर होता है ना, यहाँ गवर्नर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी सरकारें होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है। तो ये लोग क्या है, लोअर हाउस हो गए, है ना, एक तरह से अपर हाउस हो गया। तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, जब बिल पास करेंगे तो उसका असेंट चाहिए, वही यहाँ लिखा हुआ है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड प्रपोज लॉज प्रपोज कर सकते हैं, गवर्नर्स असेंट नीडेड, जो आज चल रहा है। ठीक है, अगेन गवर्नर कुड वीटो बिल्स, आज भी हो रहा है, गवर्नर आज भी ये बिल्स को जो जाते हैं इनके पास वीटो कर सकता है। एंड इशू ऑर्डिनेंस, आज भी गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिजेक्ट बजट, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बजट को यहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं। गवर्नर कुड रिस्टोर इफ नेसेसरी, अगर उनको लगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर है वो बजट को, ये तो मैंने आज के हिसाब से बता रहा था, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये वाला, है ना, जिसकी बात हम यहां कर रहे हैं, ये वाली बात जो हम लोग कर रहे थे, ये बजट को क्या कर सकते हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बजट में क्या कर सकते हैं, ये बजट को निगेट कर सकते हैं। लेकिन इनके निगेट करने के बाद भी अगर गवर्नर को लगता है नहीं ठीक है, तो गवर्नर उसको सर्टिफाई कर देगा कि नहीं ठीक है भैया, है ना। ये बात यहां पर मेंशन लिखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा है, लगता है बस हम लोगों को टफ है, बट एक्चुअली टफ होता नहीं है। ठीक है, देखिए, देन लेजिस्लेटर्स एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेजिस्लेटर्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो जो चाहे मर्जी बोल सकते हैं। तो ये आपका मॉन्टेग-चॉम्स्फोर्ड रिफॉर्म्स के सारे मेन फीचर्स कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर देखिए मैंने आपको पूरा ये समझा दिया। तो ये क्यों आया था, बिकॉज बेसिकली यहां पर जो आप देखोगे कि हुआ क्या कि 1919 के बाद फिर से जब रिसर्जेंस शुरू हो गया नेशनलिज्म का, नेशनलिस्ट रिसर्जेंस फिर से स्टार्ट हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने यहां पर जो अपनी पॉलिसी वो कैरेट एंड स्टिक की अप्लाई करी। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी क्या कहती है भाई, कैरेट एंड स्टिक मतलब कैरेट दिया, कैरेट क्या था, मॉन्टेग-चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, क्या आपको कुछ हम रियायतें दे देंगे, है ना, और ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार भी खाओगे। स्टिक क्या था, रोलट एक्ट, रिप्रेशन मेजर्स स्टिक हो गए। तो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी क्या है कि आपको कुछ हम रियायतें दे रहे हैं विद पनिशमेंट्स, कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा पनिश कर देंगे। तो ये पॉलिसी यहां पर उन्होंने उठाई। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अनाउंस्ड इन जुलाई 1918, फाइनली वो जो रिफॉर्म्स थे वो अनाउंस किए गए, है ना, नोन एज मॉन्टेग-चम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं इनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो इसी रिफॉर्म्स के बेसिस पे इनैक्ट फिर यहां पर किया गया था। ठीक है, ये जो रिफॉर्म्स थे उसी के बेसिस पे ये एक्ट यहां पर फॉर्म किया गया। तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज स्टिल अनविलिंग कि वो पावर को शेयर नहीं कर सकती थी इंडियंस के साथ, और इसलिए जो वो रिफॉर्म्स लेके आए उससे भारत यहां पर काफी खुश, भारत के लोग यहां पर खुश नहीं थे। ठीक है, तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। एंड यहां पर अभी इससे पहले जो चीजें हैं मैं इसको यहां पर लिखा छोड़ देता हूं। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स, पोस्ट वॉर यहां पर क्या इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी, फिर हमने देखा कैसे यहां पर एक्सपेक्टेशंस जो थे पॉलिटिकल गेन्स के वो यहां पर फेड आउट हो गए, नहीं मिला। नेशनलिस्ट के अंदर जो डिसइल्यूजनमेंट था, वर्ल्ड इंपीरियलिज्म वो एक्सपोज हो गए वेस्टर्न पावर्स, एंड देन रशियन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या था वो भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस ऑल दिस। देन उसके बाद ये स्लाइड्स हैं, तो और फिर उसके बाद यहाँ ये स्लाइड सारी हमने कवर कर ली, यहां तक कवर कर लिया, यानी कि वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 17 स्लाइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज के लेक्चर के 17 स्लाइड्स हमने यहाँ कवर कर लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं कि मॉन्टेग जो रिफॉर्म्स आए उसका क्या ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, वेरी सिंपल, चलिए देखिए। अच्छा, फाइनेंस कमिटीज, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म आया ना, सम इंडियंस इंक्लूडेड इन इंपॉर्टेंट कमिटीज में कुछ इंडियंस को रख लिया गया, है ना, जैसे कि फाइनेंस कमिटी में कुछ भारतीयों को यहां पर रख लिया गया था, ये भी इसका पार्ट है। एंड सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट था, इसे मैंने आपको बता दिया कि उसकी सैलरी पेड आउट कैसे होगी, ब्रिटिश एक्सचेकर ही उसकी सैलरी यहां पर पे करेगा, ये भी हमने यहां पर फाइनेंस वाला पार्ट देख लिया। चलिए अब ड्रॉबैक की बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या ड्रॉबैक्स होंगे भाई? जाहिर सी बात है, नाम की पावर थी लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था, है ना, जो रिप्रेजेंटेशन था वो नाम का था, है ना, वैसे क्या अंगूठा ही छाप कुछ पावर दी गई थी। तो लिमिटेड फ्रेंचाइज, पहला चीज तो ये, नॉट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हैड वोटिंग राइट्स, जो आप बोल रहे हो ना वोटिंग राइट्स है ना, इलेक्ट हो रहा है, बट कुछ ही पोर्शन की पॉपुलेशन थी जिनके पास वोटिंग राइट्स थे, जैसे कि, है ना, जैसे कि कोई टैक्स पे कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई
18 साल से ऊपर हो गया या 21 साल के ऊपर हो गया तो सब लोग वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, है ना। इनकम टैक्स पे कर रहे हो कि नहीं, प्रॉपर्टी है कि नहीं, उस बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड हो रहा था कि आप लोग वोट करोगे कि नहीं, है ना। देन लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वाइसरॉय एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल नहीं था, तो एग्जीक्यूटिव जो मर्जी चाहे वो कर लेता था, चाहे लाख आप जितनी पावर दे दो, है ना, कोई कंट्रोल नहीं था एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। देन अनसैटिस्फैक्टरी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स एट द सेंटर, अब जो सेंट्रल लेवल पे जो आपने सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया कि भैया सेंट्रल लेवल पे ये सब्जेक्ट्स होंगे, स्टेट लेवल पे ये सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट्स होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो सेंटर के तरफ चले गए और स्टेट वालों का कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे भैया, घुइयां छीलेंगे हम बैठ के क्या, तो एक तो वो चीज यहां पर इसका माइनस पॉइंट हो गया। देन एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस हुआ, नॉट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो प्रोविंस इनका इंपॉर्टेंट था, जैसे पंजाब, अब पंजाब ने अगर वर्ल्ड वॉर में हेल्प करी थी, उनके लोगों ने यहां पर हेल्प करी थी वर्ल्ड वॉर में, उनको इंपॉर्टेंस दिया, महाराष्ट्र के लोगों को इंपॉर्टेंस दे दिया, ठीक है, ऐसी चीजें चल रही थी। तो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने कितना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ब्रिटिशर्स के लिए, उस बेसिस पे। इरैशनल डिवीजन हुआ सब्जेक्ट्स का एंड पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन एट प्रोविंशियल लेवल, है ना। सब्जेक्ट्स का अगेन जो डिवीजन हुआ वो सही तरीका नहीं था, है ना, सब्जेक्ट्स का डिवीजन सही तरीका नहीं था, है ना, सेंटर पे भी नहीं और प्रोविंसेस पे भी नहीं था, तो यहां पर सब्जेक्ट्स एट सेंटर की बात हो रही थी, यहां पर प्रोविंसेस की बात हो रही। देन प्रोविंशियल मैटर्स हैड नो कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, प्रोविंशियल मैटर्स पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं था, फाइनेंसेस पे की तरह का कोई कंट्रोल ही नहीं रखते थे। एंड ब्यूरोक्रेट्स लीडिंग टू फ्रिक्शन, लैक ऑफ कंसल्टेशन विद मिनिस्टर्स ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स पे मिनिस्टर से कोई कंसल्टेशन प्रोविंशियल लेवल्स पे लिया नहीं जा रहा था। ये है यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म। सिंपल है, आई होप आप समझ पा रहे हो। देखो एक्चुअली पता क्या, इतना सिंपल भी नहीं था जितना आपको अब लग रहा है, ठीक है। तो कोई चीज नई है इसलिए आपको टफ लग सकती है ना, बट नॉट नेसेसरी कि वो टफ ही हो, है ना। नया है तो इसलिए लग सकता है कि यार समझने में दिक्कत हो सकती है, बट इट इज नॉट लाइक कि टफ है। अभी मैंने आपको जिस तरह समझा दिया ना, अगर आप इसको किताब में पढ़ के देखोगे तो आपको बहुत सिंपल यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है, बट एक्चुअली इतना सिंपल था नहीं जितना यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, आपको क्या लगता है, कांग्रेस ताली बजाएगी, नहीं बजाएगी? बट ऑब्वियसली बात है, कांग्रेस क्या बोलेगी, कुछ 2-3 यहाँ पर स्टेटमेंट आए थे लीडर्स के, वो याद कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल तिलक साहब ने क्या बोला, तिलक जी ने बोला इट इज अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग सनलेस डॉन, ये बोला तिलक साहब ने। इसके अलावा देखिए कांग्रेस ने क्या बोला, डिसअपॉइंटिंग एंड अनसैटिस्फैक्टरी, इसको बोला। डिमांड फॉर इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टेड, कि भैया हमको इफेक्टिवली सेल्फ गवर्नमेंट दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। एनी बेसेंट ने क्या बोला, अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, इतना यहां पर ये वर्दी नहीं है कि इंग्लैंड इसको ऑफर कर रहा है और इंडिया वाले इसको एक्सेप्ट कर लें। तो बेसिकली कांग्रेस का रिएक्शन यहां पर बिल्कुल ही ऐसा था कि एकदम थू कर रहा था कांग्रेस कि भैया क्या ही तुमने मॉन्टफोर्ड में दिया है। और जब ये मांगे पूरी नहीं हुई, मॉन्टफोर्ड जो यहां पर रिफॉर्म्स आए उसमें वो सब लिखा कि ये तो बकवास है, और इसलिए फिर आपको वापस से रिजरेक्शन जो है या फिर रिसर्जेंस जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट का आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। नाउ मेकिंग ऑफ गांधी, दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। और ये छोटा सा लेक्चर था, होपफुली आप इन लेक्चर्स को पूरा अच्छे से समझ पाए होगे। मैंने इसलिए आपको छोटा लेक्चर रखा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो है ये नया तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आप उसको दोबारा रीड कर लीजिएगा, इजीली आप समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी एक्चुअली छोटा था क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट यू नो हाफ ऑफ द लेक्चर इज ओवर, मतलब 10 पेजेस में ये खत्म हो चुका है। ये पूरा चैप्टर स्पेक्ट्रम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21 पेजेस के अंदर है, और हम लोग अब इसके 9वें 10वें पेज पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके पहले वाले सारे पेजेस हमने डिस्कस कर लिए, पूरे डिस्कस किए, ठीक है। चलिए मेकिंग ऑफ गांधी, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। गांधी जी के बारे में हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म 1869 2 अक्टूबर को हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनके आप फादर देखोगे तो दीवान थे, मिनिस्टर थे ये, और ये आपका देखोगे काथियावाड़ स्टेट था, ठीक है, इसके यहाँ पर ये दीवान थे। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट गांधी जी। साउथ अफ्रीका जाते हैं ये अपनी पढ़ाई करने के लिए, है ना। 1898 के अराउंड ये चले जाते हैं, 1893 में चले जाते हैं इनफैक्ट। स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करते हैं। 1893 में यू विल फाइंड वेंट टू साउथ अफ्रीका, और वहां पर ये लोग वहां पर क्यों गए, बिकॉज फॉर अ केस इन्वॉल्विंग हिज क्लाइंट, और क्लाइंट का नाम आप देखोगे, हिज क्लाइंट का नाम है दादू अब्दुल्ला, आई थिंक, लेट मी check the name, yes, दादा अब्दुल्ला। तो he went for a case, उनके क्लाइंट जो थे दादा अब्दुल्ला, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, दादा अब्दुल्ला, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। So actually in 1898 he went to South Africa in connection with a case in 1898, है ना। ये एक्चुअली 1893 लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं किताब में आपके 1898 लिखा हुआ है। So 1898 he went to South Africa for a case, और केस किसका था, दादा अब्दुल्ला का था, एंड ही बेसिकली दादा अब्दुल्ला इनके क्लाइंट थे। साउथ अफ्रीका में वहां पर उन्होंने देखा कि वहां किस प्रकार से व्हाइट्स एंड ब्लैक्स की लड़ाई चल रही है, वहां किस प्रकार से भारत के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, ये भी देखा। विटनेस रेसिज्म देखा वहां पर, ब्लैक्स एंड व्हाइट देखा, मिस ट्रीटमेंट जो एशियंस और अफ्रीकन के लेबरर्स के साथ हो रहा है, गांधी जी ने उस चीज को देखा था ना। तो काफी चीज को लेकर वो मूव्ड हो गए कि ये क्या हो रहा है ना। डिसीजन टू स्टे एंड ऑर्गेनाइज, उन्होंने डिसाइड किया कि वो साउथ अफ्रीका में स्टे करेंगे और वहां से वो चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे।
तो वो एक्सपीरियंस ह्यूमिलेशन एंड कंटेम्प्ट फेस बाय एशियंस, है ना। ऐसा कहा जाता था कि रात को 9 बजे के बाद ये एशियंस जो है अपने घरों से निकल नहीं सकते थे, है ना, ये स्ट्रीट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इस तरह की बातें भी थी। तो जिस प्रकार का जो यहाँ पर हो रहा था, जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था, उससे यहाँ पर गांधी जी बड़े परेशान थे। ठीक है, स्टेट इन साउथ अफ्रीका टू ऑर्गेनाइज इंडियन वर्कर्स, और यहाँ फाइट करते हैं फॉर द राइट्स, कंटिन्यूड स्टे इन टिल 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उसके बाद वो भारत यहाँ पर पहुंचते हैं। जब तक वो वहां पर रहे तब तक उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर आप देखोगे तो चीजों को बनाया, कई सारे कैंपेन किए उन्होंने, अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ना इंडियन कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भारत की कौन सी कम्युनिटी थी। देखो यहाँ 3 प्रकार के लोग जो है वो भारत के साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। 3 प्रकार के कौन कौन से थे? पहले तो वो जो इंडेंचर्ड लेबर थे, यानी कि वो लोग जो काम करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और वहां काम कर रहे थे, एक तो वो लोग हो गए। दूसरे वो लोग हो गए यहाँ पर, दूसरे वो लोग हो गए मर्चेंट्स जो व्यापार कर रहे थे, और तीसरे वो लोग हो गए जो साउथ अफ्रीका ले गए थे, ले जाया गया उनको, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो एक्स इंडेंचर्ड लेबर बन गए। वो इंडेंचर्ड लेबर तब तक जब तक वो ले गए हैं काम करने के लिए, लेकिन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसके बाद वहीं बस गए, वहीं शादी ब्याह हो गया उनका, वॉट एवर इट इज, तो वो एक्स इंडेंचर्ड लेबर हो गए। तो साउथ अफ्रीका में भारत की कम्युनिटी 3 प्रकार की थी। एक तो वो लोग जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, ठीक है ना, थ्री कैटेगरीज। एक तो वो जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, एक तो वो जो मर्चेंट्स थे, और तीसरा जो एक्स इंडेंचर्ड लेबर थे। ठीक है ना, आप चाहो तो उसको यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो, स्टार लगा के आप एक बना के 3 कैटेगरीज ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंडिया, 3 सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन साउथ अफ्रीका। कौन कौन से थे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सिंपल इतना कर लेना। ठीक है, देन मोस्टली इलिटरेट, ये सारे इलिटरेट थे, है ना, उनको कोई नॉलेज नहीं थी यहाँ पर इंग्लिश की। ठीक है, एक्सेप्टेड रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, डेली बेसिस पे उनको यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। फेस्ड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जगह जगह यहाँ पर उनको, जैसे कि वोटिंग राइट्स नहीं था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, है ना, रिस्ट्रिक्टेड रेसिडेंस था, है ना, उनको जहां रखते थे वहां पर कंडीशंस बड़ी खराब थी, बड़ा हालात खराब थे उस जगह के जहां पर इंडियंस को रहने को बोला जाता था। और इट इज वेरी सैनिटेशन बड़ा खराब था, बदबू आ रही है, गंदगी है वहां पर, ऑल चीज जगह यहाँ पर इंडियंस रहते थे। ठीक है, अब गांधी जी जब शुरू करते हैं तो 1894 से लेकर 1906 के बीच में एक मॉडरेट फेज था, और इस फेज में गांधी जी जो है वही मॉडरेट फेज में वही चीज कर रहे हैं, पेटिशंस भेज रहे हैं कि भाई अंग्रेज जो है वो इस चीज को देखेंगे तो वो शायद इस चीज से मूव डाउन हो जाए कि अरे भाई बड़ी खराब स्थिति है ना, और अंग्रेजों को पता चल जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, उन्होंने अपने खत लिखे कि वहां की अथॉरिटीज को खत लिखे कि भैया जो सिचुएशन है ना बड़ी खराब है यहाँ पर। ठीक है, तो ही स्टार्टेड सेंडिंग petitions. So he was relying on petitions and memorials to authorities in South Africa and Britain कि वहां के लोग जब अथॉरिटीज इस बात को जानेंगी तो उसको चेंज कर देंगे। सो होपिंग दैट अथॉरिटीज वुड टेक स्टेप्स टू एड्रेस इंडिया ग्रीवेंसेस एज ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, कि भाई अल्टीमेटली हम हैं तो ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स ना, हम हैं तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही ना, तो वो हम उनके सब्जेक्ट्स हैं, तो अपने प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे वो लोग, अपने प्रजा की हालत ठीक नहीं करेंगे क्या? करेंगे। तो इस बात का होप गांधी जी रख रहे थे। ठीक है, एस्टैब्लिश, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने यहाँ पर नेटल इंडियन कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया। एक प्रोविंस है नेटल, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस को यहां पर स्टैब्लिश किया उन्होंने। ठीक है, स्टार्टेड एक न्यूज़पेपर शुरू किया, इंडियन ओपिनियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 फैक्ट्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस और अखबार इंडियन ओपिनियन, ये 2 चीज यहां पर उन्होंने शुरू करी, काहे के लिए? ताकि इंडियंस को अफ्रीका में यूनाइट कर सके, अफ्रीका में यूनाइट कर सके। ठीक है, देन पैसिव रेजिस्टेंस का दौर शुरू हुआ, और साथ में यहां पर गांधी जी ने एक संस्थान बनाई जिसको यहां पर क्या बोला गया, देखिएगा, इसको कहा गया पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। जब ये वाला फेज आया है 1906 के ऑनवर्ड्स वाला, तो यहां पर गांधी जी ने अब वो इंट्रोडक्शन किया पैसिव रेजिस्टेंस का। और पैसिव रेजिस्टेंस मतलब पैसिवली हम रेजिस्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट वाज द वे वाज सत्याग्रह। ठीक है ना, और इसके लिए उन्होंने यहां पर संस्थान बनाया, गांधी जी फॉर्म्ड पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। ये कहा गया था इंडियंस को कि आपको हर वक्त अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लेके चलना है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स हो, फॉर क्रॉस चेकिंग, कभी भी क्रॉस चेक कर लिया जाए तो आपके पास होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था इंडियंस और अदर्स में, इस चीज के अगेंस्ट गांधी जी यहां पर कैंपेन चलाते हैं। तो वही है, सत्याग्रह किया उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट कि रजिस्ट्रेशन जो आप करवा रहे हो सर्टिफिकेट्स के खिलाफ, ये गलत है। ठीक है, एक नया लेजिस्लेशन यहां पास हो गया था साउथ अफ्रीका में, रिक्वायर्ड इंडियंस टू कैरी रजिस्ट्रेशन, इसी के बारे में बताया जा रहा है, कैरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स विद फिंगरप्रिंट्स। गांधी जी ने कहा तो गलत है भाई, इसके लिए गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन फॉर्म किया। इंडियंस रिफ्यूज टू सबमिट टू डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ना, साफ साफ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। क्यों इंडियंस वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके चलें, उसमें फिंगरप्रिंट्स लगे हों? ठीक है, गांधी एंड अदर्स जेल्ड फॉर नॉन कॉम्प्लाइंस। गांधी जी ने कहा नहीं करेंगे हम इस तरह के लॉ को नहीं मानेंगे, और इसलिए गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। डेफाइंड इंडियंस बर्न्ड देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जो लोग यहां पर इस चीज को नहीं मान रहे थे उन्होंने उस सर्टिफिकेट्स को जलाया, और ये शो किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को एक तरह से कि भाई तुम्हारा जो यहाँ पर जो, इससे क्या हुआ, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट जो थी ना उसकी बड़ी थूथू हुई,
पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में, अरे यार देखो ऐसा हुआ वहां पर तो उनके सर्टिफिकेट चला दिया गया, इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वहां पर लागू किए गए हैं। तो इससे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को बड़ा यहाँ पर उसकी इमेज को बड़ा ठेस पहुंची। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज फाइनली यहाँ पर एक सेटलमेंट जो है वो होता है। ठीक है, इस प्रकार का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस, और जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, तो इंडिया के लोगों के माइग्रेशन पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि आप यहां से वहां माइग्रेट नहीं करेंगे, आप इस प्रोविंस से उस प्रोविंस नहीं जाएंगे। सो क्रॉसिंग ऑफ प्रोविंसेस पे आप देखोगे तो इंडिया को यहां पर क्या क्या कर रखा था, रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। इंडियंस का माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रोविंसेस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं कर सकते। एंड रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस लाइसेंसेस, तो इंडियंस ने यहां पर क्या किया, इंडियन ने इस लॉ का डिफाइन किया, यानी कि नहीं माना, उन्होंने प्रोविंसेस भी क्रॉस किए, और जब उनसे उनका कार्ड मांगा गया है ना, जब उनसे कहा गया लाइसेंस दिखाओ, तो उन्होंने लाइसेंस भी नहीं दिखाया अपने। ठीक है ना, सो मेनी इंडियंस को इसलिए भी जेल कर दिया गया। ये भी एक कैंपेन था, गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप, अपार्ट फ्रॉम दैट, कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। अब यहां पर एक तरह का टैक्स है जिसको बोलते हैं पोल टैक्स, ये लिया गया। ठीक है, पोल टैक्स लिया गया, किससे लिया गया, जो एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, यानी कि वो लेबरर्स जो इंडिया में रह रहे, अफ्रीका में रह रहे थे, वहीं उनकी शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, तो पोल टैक्स उनसे लिया जा रहा था। तो एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था जो उनसे लिया जा रहा था जो एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं, उनसे नहीं लिया गया जो नहीं है ना, उनसे नहीं लिया गया। तो पोल टैक्स ऑफ 3 पाउंड इंपोज्ड ऑन एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस। क्लियर है। इंडेंचर्ड लेबर्स अगर क्या है ये आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अंग्रेज यहाँ क्या करते थे, कहते थे कि आपको हम ले जाएंगे वहां पर साउथ अफ्रीका, वहां पर आप काम करिएगा। तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, 5 साल के ले जाएंगे आपको। ठीक है, और फिर आपको वापस ले आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, हाँ, कि सैलरी भी देंगे, दूसरा देश भी घूमना, मजा आएगा। वहां ले गए, जहां काम करवाया, बड़ी खराब वर्किंग कंडीशंस, उनके सारे लाइसेंस जब्त कर लिए, बेचारे वापस ही नहीं जा पा रहे, ये वहीं के होकर रह गए। फिर वहीं उन्होंने शादी ब्याह कर लिया। ऐसे लेबरर्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। ठीक है ना, तो इंडेंचर्ड। तो डिमांड फॉर एबोलिशन ऑफ पोल टैक्स यहां पर शुरू हुआ। वाइडेंड द कैंपेन इस चीज से वाइडेंड हो गया कि इसमें एक्स जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे वो भी इस कैंपेन में जुड़ गए। ठीक है, साथ में यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया इसको लेकर, मैरिजेस को लेकर, कि जितने लोगों ने यहां शादियां करी हैं और वो शादियां क्रिश्चियन राइट से नहीं हुई हैं, वो सारी शादियां बेकार, गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और जितने ही बच्चे उन शादियों से पैदा हुए वो भी इलेजिटिमेट बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जितनी शादियां यहां पर हुई हैं और अगर क्रिश्चियन राइट से नहीं हुई हैं, क्रिश्चियन कल्चर से नहीं हुई हैं, तो गलत है, और उनसे पैदा हुए बच्चे भी बेकार, गलत है, इलेजिटिमेट है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इनवैलिडेटेड नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस, नॉन क्रिश्चियन मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। एंड एंग्रिंग, इससे क्या हुआ, जाहिर सी बात है इंडियंस एंग्री हो जाएंगे, है ना। तो इससे इंप्लीकेशन ये हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी मैरिजेस ये सब इलीगल हो गई, और जो बच्चे पैदा हुए थे इस मैरिजेस से उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड बोला जाने लगा। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये गुस्सा और आ जाएगा। तो इंडियन ने इस जजमेंट को अपना एक इंसल्ट की तरह यहां पर देखा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट। अब ये एक एक्ट आया था कि आप यहां पर ट्रांसवाल, आप ये माइग्रेशन नहीं करेंगे, है ना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट थ्रू इलीगल माइग्रेशन एंड स्ट्राइक्स। क्या पर गोखले मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन इंडिया इन सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग कंडेम्ड रिप्रेशन एंड कॉल्ड फॉर एन इम्पार्शियल इंक्वायरी। कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन रीच थ्रू नेगोशिएशंस इन्वॉल्विंग गांधी। ठीक है, कुल मिला के यही है कि भाई जिस प्रकार का ये यहाँ पर ये आपका इमिग्रेशन एक्ट था, है ना, उसमें यहाँ पर यही कहा गया कि देखिए हम इसको नहीं मानते हैं, इसको प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, सो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कंसीडर्ड मेजर इंडियन डिमांड्स, उनको माननी पड़ी। कंसेशंस इंक्लूडेड पोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, मैरिजेस अकॉर्डिंग टू द इंडियन राइट्स एंड सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन इमिग्रेशन। ये सब चीजें यहाँ पर कंसेशंस को मान लिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पर जो है सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें यहाँ पर खास नहीं है। देन एक यहाँ पर दो चीजें हैं, टॉल्स्टॉय फार्म। अब यहाँ पर टॉल्स्टॉय ये आपका फार्म है, और इसी में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखेगा फिनिक्स फार्म। ये दो चीज गांधी जी ने फॉर्म करी थी। ठीक है, तो गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसमें लोगों को एजुकेशनल एंड सेल्फ सस्टेनिंग एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर ये गांधी जी का, टॉल्स्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म। यानी कि लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को यहाँ पर सेल्फ सस्टेनिंग का पावर देंगे। सो डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग द स्ट्रगल। अब स्ट्रगल को अगर सस्टेन करना है तो जाहिर सी बात है डिफिकल्टी हो रही है, लोग पढ़े ही नहीं है। तो गांधी जी ने एक कॉज के ऊपर फोकस किया। कॉज क्या था, कॉज था कि लोगों को पढ़ाया जाए, है ना, तभी लोगों को, तो लोग एनलाइटनमेंट होंगे, लोग थोड़ा उनको नॉलेज आएगी, तभी वो मास स्ट्रगल कर पाएंगे, तभी वो समझ पाएंगे क्या हो रहा है ना। सो यहाँ पर आप देखोगे एक उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म शुरू किया, फाउंड किया 1910 में। ये एक्चुअली बड़ा इंस्पायर थे रशियन राइटर टॉल्स्टॉय से, उसी के नाम पर यहाँ पर ये नाम रखा गया था। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव है, कॉज क्या था, एजुकेशन और सेल्फ सस्टेनिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करना।
गांधी जी ने इस चीज को किया। इससे पहले गांधी जी फीनिक्स फार्म ऑलरेडी यहां पर खोल चुके थे, है ना। वो गांधी जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन आइडियाज से इंस्पायर्ड था ये फीनिक्स फार्म, ठीक है। टॉलस्टॉय फार्म प्रमोटेड मैनुअल वर्क, अब यहां पर मैनुअल वर्क को प्रमोट किया गया, ये भी कहा गया वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई, है ना। यहां पर मेल और फीमेल को एक साथ काम करने के लिए कहा गया, उनको प्रमोट किया गया एक साथ काम करो, यानी लोग मिले, लोग यहां पर मास मूवमेंट करने की तैयारी हो रही है, लोगों को यहां पर ट्रेन किया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, मैनुअल वर्क कराया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मासेस यहां पर एनलाइटनमेंट होंगे। सो को एजुकेशन क्लासेस, है ना, फीमेल मेल एक साथ पढ़ रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को इंकरेज किया गया इस तरह से। तो गांधी जी अब देखो इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि अगर इन लोगों को अपलिफ्ट करना है तो ये सब एस्पेक्ट को फोकस करना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक्टिविटीज जैसे लेबर, कुकिंग, कारपेंट्री, मैसेंजर वर्क, ये सारी एक्टिविटीज यहां पर चल रही है इसके अंदर टॉलस्टॉय फार्म। मैनुअल वर्क को यहां पर फॉस्टर किया गया, राइट, है ना। मॉरल वेलबींग इन कम्युनिटी, गांधी जी एम टू इंस्टिल सोशल सर्विस, सिटीजनशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर द मैनुअल वर्क फ्रॉम अर्ली ईयर्स। तो गांधी जी इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे थे, लोगों के अंदर बदलाव आएगा, है ना, ये लोगों के अंदर बदलाव आएगा। ये फार्म्स जो है टॉलस्टॉय फार्म ऑपरेट करता है 1913 तक। कुल मिला के ये फार्म जो था एक तरह का समझ सकते हो आप, टॉलस्टॉय फार्म एक तरह का जगह, एक तरह का एक संस्थान बना दी उन्होंने, जहां पर ये इस तरह के लोगों को, मासेस को एजुकेट कर रहे हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सेल्फ सस्टेनिंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे तुम सेल्फ सस्टेन करो, क्योंकि अगर इतने बड़े यहाँ पर स्ट्रगल को आपको सस्टेन करना है तो यू नीड कि मासेस को यहाँ पर थोड़ा एजुकेट किया जाए, राइट। वो बात यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी एक्सपेरिमेंट इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी एक्सपेरिमेंट ये सब साउथ अफ्रीका में करते हैं। मासेस का इमेंस कैपेसिटी है, गांधी जी को समझ में आता है। गांधी जी यूनाइटेड इंडियंस टू डिफरेंट रिलीजन्स, क्लासेस, मैन वुमेन, सबको गांधी जी ने यूनाइट किया। लीडर्स समटाइम्स हैव टू मेक डिसीजंस अनपॉपुलर विद सपोर्टर्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, गांधी जी का एक्सपीरियंस ये कहता है कभी कभी ऐसा होगा कि लीडर्स को कभी कभी आपको एक अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा, वो डिसीजन अच्छा नहीं होगा, अनपॉपुलर होगा, हैव टू मेक डिसीजंस अनपॉपुलर विद सपोर्टर्स के साथ मिलकर आपको अनपॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेगा। गांधी जी इन्वॉल्व्ड हिज ओन लीडरशिप स्टाइल एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल, और वो है उनका सत्याग्रह, ठीक है। अब सत्याग्रह बेसिकली दो प्रिंसिपल्स पर यहां पर बेस्ड है, दैट इज सत्य दैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। इसके बारे में, सब चीजों के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से यहाँ पर पढ़ेंगे। गांधी जी का टेक्निक क्या था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इसके बारे में सब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कंबाइन द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, कुछ इंडियन ट्रेडिशन लिया, कुछ क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स एंड कुछ उसने यहाँ पर टॉलस्टॉय फिलॉसफी से चीजें गांधी जी ने यहाँ पर ली, ठीक है। ये हो गया। सत्याग्रही रिमेन्स ट्रुथफुल एंड नॉन वायलेंट एंड फियरलेस, कोई सत्याग्रही है तो उसको डर नहीं होगा कि हमको सप्रेस कर दिया जाएगा। सत्याग्रही और पावरफुल होता है, क्यों, क्योंकि सत्याग्रही है, वो सच के लिए लड़ रहा है, वो सच की बात कर रहा है, वो सच को नहीं छोड़ेगा, तो उसके लिए टास्क बड़ा मुश्किल है और डिफिकल्ट है ना, वो सच की लड़ना है उसको। सो सत्याग्रही रिमेन्स ट्रुथफुल, हमेशा ट्रुथफुल रहेगा वो। मेथड्स इन्वॉल्व, बायकॉट करना है, विड्रॉल करना है, कोऑपरेट नहीं करना है, वही सब चीजें जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ सफरिंग एज पार्ट ऑफ स्ट्रगल, है ना, ये बात मान लेना कि भाई अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो सफरिंग्स थोड़ी बहुत आएंगी, इस बात को मान लेना। नो इल फीलिंग और हेट्रेड टुवर्ड्स रॉन्ग डूअर्स, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई हेट्रेड नहीं है, कोई हेट फीलिंग नहीं है उनके खिलाफ, ठीक है ना। देयर इज नो हेट फीलिंग, नो इल फीलिंग और हेट्रेड, कोई हम उसके लिए फीलिंग हेट नहीं कर रहे हैं, जो काम गलत हो रहा है उसको हेट कर रहे हैं, ये बात यहां पर बोली। नेवर बोरिंग बिफोर इविल, नेवर बोइंग बिफोर इविल, गलत के सामने कभी नहीं झुकना है। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, हम गलत के आगे तो नहीं झुकेंगे, गांधी जी ने ऐसा बोला। रिक्वायर्स ब्रेवरी, आपको ब्रेवरी चाहिए, बिकॉज अगर आप लड़ रहे हो, अगर आपको हथियारों से लड़ना होगा तो एक बात ठीक है, लेकिन आपको बिना हथियार के अगर आपको सामना करना है, सिर्फ सच के साथ खड़े होके, तो अपने आप में बड़ी बात है। थॉट एंड प्रैक्टिस शुड बी इंटीग्रेटेड, आप जो सोच रहे हो, आपकी प्रैक्टिस और आपके थॉट्स में मिला एक सिंक होना चाहिए, ये गांधी जी यहां पर बोल रहे हैं। तो गांधी जी की टेक्निक्स हैं ये सब, है ना। वो ट्रुथ नॉन वायलेंस की बात करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई आपको ब्रेव होना है, आपके थॉट्स और आपके जो एक्शन है वो सिंक हो, है ना। आपको कभी इविल, बुरा के आगे, बुराई के आगे झुकना नहीं है ना। कोई इल फीलिंग या हेट्रेड आपको किसी एक रॉन्ग डूअर के खिलाफ नहीं रखना है, जो रॉन्ग हो रहा है उसके खिलाफ रखना है। तो ये सब बातें यहां पर गांधी जी के टीचिंग्स में आता है। तो अब हमारा कल का जो टॉपिक होगा यानी कि नेक्स्ट क्लास का, उसमें हम लोग गांधी जी इन इंडिया में हम लोग इनके यहाँ पर ये इस तरह के जो उनके सत्याग्रह थे उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद रूलेट सत्याग्रह क्या था, जलियांवाला बाग का एपिसोड होगा, हंटर कमेटी जो बनाई गई थी, एंड देन कांग्रेस का व्यू के साथ हम लोग लेक्चर को यहाँ पर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ दोस्तों समाप्त होता है। एक छोटा सेशन था, आपको होपफुली ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली 10-11 पेजेस जो इस चैप्टर के वो मैंने आपको इसमें पढ़ा दिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद एंड जय भारत।